सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपने नेट जेआरएफ एक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो इसमें हम लोग दो तीन टेक्निक्स की बात करेंगे कि एग्जामिनेशन के समय में क्या फॉलो करना है, क्या सही होगा और कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले हम ये इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, राइट। पहले तरीके के स्टूडेंट जो पहला स्टूडेंट वैसे होंगे जो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम में दिए होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं दे दूँ नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन, है ना। तो उस वो पहले कैटेगरी होगा। दूसरे कैटेगरी जो चाहते होंगे कि मैं नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन दूँ, बट उनका जो प्रिपरेशन है वो मे बी 40-50% के अराउंड उनका सिलेबस ख़त्म हो रहा होगा। और थर्ड थर्ड कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक दो बार अटैम्प्ट दिया होगा, उनका सिलेबस भी ख़त्म हो गया होगा, उनका नेट पीएचडी ओनली भी हो गया होगा, उनका नेट भी हो गया होगा, बस जेआरएफ रह रहा होगा। तो इस तरीके के दो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हम लोग बांट सकते हैं एग्जामिनेशन को देने में। तो हम लोग मैं बात करने वाला हूँ उन सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए ये वीडियो कितने इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से वो लोग क्या सीख सकते हैं आगे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो वीडियो है वो इसमें 150 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन का। तो उस समय आप इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पेन ले जाने दीजिए। ओके गाइस, हाँ। तो आइए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हुँ, यस। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में पॉलिटिकल थियरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और उसमें हमें क्या-क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैंने जो है पिछले 3, 4, 5 साल के पेपर को एनालाइज़ किया है और उसके बेसिस पे मैंने इस पेपर के इम्पोर्टेंस, मतलब जितने भी हमारे 10 यूनिट्स हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके सारे 10 यूनिट में उस पर्टिकुलर यूनिट्स के कितने इम्पोर्टेंस है, कितना वेटेज है, उस वेटेज वाइज़ मैंने यहाँ पर या मैंने परसेंटेज यहाँ पर मैंने उसका वो लिख दिया है कि परसेंटेज लिख दिया है, वेटेज लिख दिया है कि सॉरी इस पर्टिकुलर यूनिट का कितना वेटेज है और आपको इसमें कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहे हैं और उस पॉलिटिकल थियरी को पढ़ने में आपको क्या-क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, 2-3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने खुद और मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस करके पढ़ के जेआरएफ निकालने के समय हम लोगों ने डिस्कस किया पढ़ा। तो उसमें से पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ख़ासकर जब पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहे होते हैं तो उस थिंकर को, है ना? उस थिंकर्स के कांसेप्ट्स को और उसके बुक्स को, क्योंकि मतलब उसकी क्रोनोलॉजी, उसके डेट की क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बुक की क्रोनोलॉजी हमें याद नहीं रखते हैं, तो हम उसको कैसे याद रखें? तो इसमें आप एक चीज़ ये फ़ॉलो कर सकते हैं कि आप सारे बुक्स की क्रोनोलॉजी नहीं याद रखिए। आपको 1-2 चीज़ अगर याद रखते हैं तो उससे वो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। वो ये है कि कोई भी थिंकर्स है, उस थिंकर का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा डेट, मंथ्स और ईयर याद करना है। बस डेट ऑफ ईयर और ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ आपको याद करके रखना है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि वो जो थिंकर है वो किस टाइम फ्रेमवर्क से आते हैं, राइट। तो उस अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आप मेजरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें जैसे पॉलिटिकल थियरी में बहुत सारे, मतलब मैंने 15 हर एक यूनिट में 15-15 इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया है। उस टॉपिक को आपको भूलना नहीं है, एटलीस्ट कि आप उस टॉपिक को आपको मतलब आपने पढ़ा ही होगा और उसको रिवीजन करके ही जाना है। इसके साथ-साथ इसके एसोसिएट टॉपिक्स भी होंगे, उसको भी देख के जाना है। जैसे आपने इज़िया बर्लिन का नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ा ही होगा, राइट?
मैं इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी होता क्या है। वैसे आप लोग मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं ना, स्पेशली जब आप ड्यू के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को रीडिंग नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। तो आप पढ़े ही होंगे। वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि नेगेटिव लिबर्टी जब आपके पास फ्रीडम हो, एक्सटर्नल लाइक फ्रीडम, आपको मतलब आप जैसे मान लीजिए कि आप आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के किसी देश में जाना चाहते हैं, राइट। तो आपके पास मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। कोई सरकार की तरफ से किसी प्रकार की का प्रोहिबिशन नहीं है कि आपको मना किया जा रहा है कि आप नहीं जा सकते। अगर आप तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नेगेटिव लिबर्टी है। एट द सेम टाइम अगर आप मतलब आप रियूनियन जाना चाहते हैं, आप मॉरिशस जाना चाहते हैं, आप सेशेल्स जाना चाहते हैं, बट आपके पास क्या है कि इंटरनल लाइक आपके पास लिबर्टी की कमी आ रही है, सच एज़ आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास वैसे रिसोर्सेज़ नहीं है जो आप वहाँ तक जा सकें। तो यहाँ पर हमें मतलब पता चलता है कि आपके पास पॉज़िटिव लिबर्टी की कमी है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल्दो इज़ाबेल नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पर ट्रियाडिक फार्मूला ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मैकलम भाई का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ट्रियाडिक फार्मूला ऑफ फ्रीडम होता है, जिसमें ये बात करते हैं कि वैसे ये 3 तरीके की फ्रीडम की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति मतलब सॉरी कि कोई मतलब एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कंट्री हो सकता है, तो वो फ्री है, राइट। उसके बाद दूसरा आता है कि वो किस चीज़ से फ्री है, और तीसरा आता है कि वो क्या काम करने के लिए फ्री है, राइट। तो इस तरीके से मतलब ट्रियाडिक फार्मूला ऑफ फ्रीडम बनता है और वो चीज़ें एक तरीके से इंटीग्रेट हो पाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है कि एक्स इज़ फ्री, मतलब जैसे एक्स इज़ फ्री इट मीन्स दैट एक इंडिविजुअल फ्री है, एक नेशन फ्री है, एक सोसाइटी फ्री है, एक इंस्टीट्यूशन फ्री है, राइट। फ्री फ्रॉम वाई, तो फ्रॉम वाई मतलब है ना कि वहाँ पर फ्री फ्रॉम वाई मतलब वो उस चीज़ से फ्री है। एंड फ्री फ्रॉम टू डू समथिंग, टू बिकम समथिंग, राइट, और बिकम जेड, टू बिकम समथिंग। तो इस तरीके से हम लाइक ट्रियाडिक फार्मूला ऑफ फ्रीडम को समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूसो का इनइक्वालिटीज़ है। रूसो दरअसल जब आप रूसो को पढ़ेंगे, एक बेहतरीन थिंकर में से एक थिंकर है जिन्होंने एक ह्यूमन कैपेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि तो वो कहते हैं कि जैसे एक मोरल इनइक्वालिटी है और एक ट्रेडिशनल इक्वालिटी है, मतलब फिजिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, कन्वेंशनल इक्वालिटी की बात करते हैं, सॉरी, जिसमें वो कहते हैं कि फिजिकल इक्वालिटी तो लगभग सेम ही है, लाइक मतलब सेम तो मतलब सेम क्या, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसने जन्म लिया, तो उसके जेनेटिक्स हो सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, उसके उसके वेट, उसका कलर, उसका ब्लड ग्रुप या फिर उसका हाइट, ये सब ऐसी चीज़ें में आती है जो एक तरीके से बाय बर्थ है और एक फिजिकल ट्रेट्स के अंतर्गत आता है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। बट ऑन द सेम टाइम वो बात करते हैं कन्वेंशनल इक्वालिटी की, जहाँ पर लोग ऑन द बेसिस ऑफ wealth, on the basis of resources, on the basis of so many things जो आप क्रिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा देता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया भी गया है कि जैसे फिजिकल इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर एज है, हेल्थ है, राइट, बॉडली स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर लाइक इनइक्वालिटी, मोरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज है, जो कहीं न कहीं ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से जो यहाँ मैंने टॉपिक दिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप रॉल्सियन जस्टिस, एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, आप रॉल्स के जस्टिस को पढ़ रहे हैं तो रॉबर्ट नॉजिक को छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। क्योंकि रॉल्स यहाँ वो बात करते हैं कि जो जस्टिस है वहाँ पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए, लेकिन वहीं पे नॉजिक है वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर जो फेयर प्रोसेस होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि अगर हम प्रोसेस को फेयर रखेंगे तो मे बी
जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी शायद फेयर होने लगेगा। तो उस तरीके से इन दोनों में डिफरेंसेस है। तो कभी-कभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इसको थोड़ा वो ध्यान में रखें तो मेबी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यहाँ पर। उसके बाद मार्शल्स का जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है उसको ध्यान में रख सकते हैं। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का विल्किन किमलिका जी का है। उसके बाद बहुत सारे इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, क्लासिकल लिबरलिज्म, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, मार्क्सिस्ट बेस ऑफ सुपरस्ट्रक्चर है ना, बेस ऑन सुपरस्ट्रक्चर का थियरी मार्क्स मार्क्स का, डीप वर्सेस शैलो इकोलॉजी और डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि मैं आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ और चीज़ों को मतलब बता दूँ, क्योंकि कंटेंट मतलब इतना अवेलेबल हो गया हुआ मार्केट में। आप ईडू सीकर के मटेरियल की बात कर लें, आप पोस्ट एंड सेल्फ की बात कर लें, आप और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनकी मटेरियल से काफ़ी बच्चों ने जेआरएफ निकाला भी है और मेबी वो हेल्पफुल भी है ना? तो उस चीज़ को आप बात कर सकते हैं, है ना? आप फ़ॉलो कर सकते हैं, 1-2 कुछ मटेरियल्स को फ़ॉलो कर सकते हैं आप। बट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इन टॉपिक्स को नोट कर लें। और मैं इन टॉपिक को वैसे इन सारे पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं उनको पिन कर दूँगा और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताएँ ज़रूर। उसके बाद डब्ल्यूपीटी में आते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, कि हमें इसमें और क्या-क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, जो डब्ल्यूपीटी है वो सेम एज़ लाइक आईपीटी, डब्ल्यूपीटी 2 ऐसे मतलब यूनिट्स है जहाँ पर लगभग नहीं, डब्ल्यूपीटी का थोड़ा कम, आईपीटी का थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसका जो 1 मिनट, इसका जो वेटेज है एग्ज़ामिनेशन का, वो लगभग 15 परसेंटेज है। मतलब यहाँ पर ये जो परसेंटेज बनाया गया है वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम मतलब 100% में अलग-अलग मैं किसी एग्ज़ाम मतलब किसी टॉपिक को मैं कितना प्राथमिकता देता हूँ, कितना प्रायोरिटी में रखता हूँ, उसके बेसिस पे बनाया गया है। तो डब्ल्यूपीटी को जो है 15% यहाँ पर वेटेज दिया गया, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं डब्ल्यूपीटी में उसके ऑथर्स के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग, बुक्स को, टेक्स्ट को, कांसेप्ट्स को, राइट? और इसके अलावा लाइफ इवेंट्स ऑफ द थिंकर्स एंड बुक्स। मतलब डब्ल्यूपीटी अगर पढ़ रहे हैं तो 2 चीज़ आपको तो इम्पोर्टेंट करने ही करने हैं, एंड दैट इज़ लाइफ इवेंट्स ऑफ द थिंकर्स एंड बुक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उस थिंकर्स को करना, है ना? आप थिंकर्स को, कन्फ्यूशियस हैं हमारे, उसके बाद प्लेटो है ना? अरिस्टोटल है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, वॉलस्टोनक्राफ्ट, चेसमिल, मार्क्स, ग्राम्सी, हन्ना एरेंट एंड ऑल। तो ये सारे थिंकर्स हैं। बाकी इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि दूसरे जो अलग थिंकर्स जो इसमें मेंशन नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है। बस मैंने इसको मतलब जो होता है ना, रिपिटेशन ऑफ द थिंकर्स और रिलेवेंट मतलब उस थिंकर को कितना बार रिपीट किया गया एग्जामिनेशन में और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस थिंकर्स से क्वेश्चन पूछा जाए, उसके बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पर नोट करा है, राइट? तो उसके बेसिस से इसको अगर आप जज करें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप इसको लाइक संज्ञान में ले सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे थीम्स को, राइट? कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अग उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग आईपीटी में। तो आईपीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इवन कि डब्ल्यूपीटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा आईपीटी हो जाता है। इसका वेटेज जो है 20% है ना? एग्ज़ामिनेशन में। और इसमें भी हमें, जब आप आईपीटी पढ़ रहे होते हैं तो लाइव इवेंट्स ऑफ द थिंकर्स और बुक्स। देखिए, आईपीटी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इसमें हम एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहेंगे स्पेसिफिकली, जब हम लोग आईपीटी की बात करेंगे तब वहाँ, और जब हम लोग बात कर रहे हों जब आईआर की, तब यहाँ पर हम बात करें आईपीटी में। तो आईपीटी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के रिजीम के स्टूडेंट हैं, राइट? तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सरकार है वो किस तरीके की, सरकार को किस तरीके की पॉलिसी पसंद है, सरकार को किस तरह की आइडियोलॉजी पसंद है, और वो किस थिंकर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आप उस थिंकर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उस थिंकर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनलेस और अनटिल वो उस थिंकर से क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे, है ना? तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप
जैसे आप सावरकर को छोड़ नहीं सकते हैं, आप दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ नहीं सकते हैं, आप और भी सारे थिंकर्स हैं, जब आप आईपीटी में पढ़ेंगे तो 2-3 थिंकर आपको मिल जाएँगे क्योंकि चूँकि मतलब ऐसा है जो लगता है कि हमें उस आइडियोलॉजी को बढ़ाने से हो सकता है कि सरकार को कुछ फ़ायदा हो, तो मे बी एग्ज़ामिनेशन में उस थिंकर्स की रिलेवेंसी बढ़ जाती है, राइट? आप उस थिंकर को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसमें धर्मशास्त्र, स्टेटक्राफ्ट, मनु टैक्सेशन, कौटिल्य, सप्तांग थ्योरी देखिए, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप मनु को पढ़ लीजिए, कौटिल्य को पढ़ लीजिए, यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको मनु के टैक्सेशन को पढ़ना है, राइट? मतलब मनु के केवल टैक्सेशन को पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब उसके टैक्सेशन को भी ध्यान देना है। कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है, राइट? मंडल थियरी है एंड ऑल, स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दरअसल, राइट? तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमको सिर्फ़ इनके कांसेप्ट क्या इसमें तो कांसेप्ट्स ही होते हैं, है ना? ट्रेडिशनल वर्सेस लाइक इंस्टीट्यूशनल, इस टॉपिक का भी वेटेज लगभग 20% के आसपास है, इसको देख सकते हैं। बट इसमें कहने वाली ये बात है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हर एक ईयर में क्वेश्चंस अलग-अलग फॉर्मेट में आते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो कई साल क्वेश्चन काफ़ी कम भी आए हैं, कई साल कुछ क्वेश्चन कभी-कभी पूछे भी गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट? अ, तो अब इसको देख लेंगे। बाकी अगर हम नेक्स्ट में चले इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इंटरनेशनल रिलेशन में अ मतलब एंटर करने से पहले एक जो 2 चीज़ मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका वेटेज तो 10% के आस-पास है, राइट? इसको हम लोगों ने टियर 3 कैटेगरी के टियर 3 में रखा है। और इसमें जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आप इसके जब आप अलग-अलग इवेंट्स, अलग-अलग क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, अलग-अलग जब आप इसके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाती है कि आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात जो कोल्ड वॉर की इवेंट्स है, उसको आप देख लेंगे। ये इससे क्वेश्चन मतलब लगभग 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके आपके सही होंगे। आपको ये करने कहाँ से हैं, तो आप शायद पोस्ट सेल्फ के बुक के का बुक आपको शायद आपके पास हो, अगर आप नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा वैसे। तो उसमें ना आईआर में जब आप इवेंट्स में जाएँगे कोल्ड वॉर इवेंट्स में, तो उस सेक्शन को उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने दे रखा है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं, तो मेजर क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजिकल सॉल्व हो जाएगा आईआर का। तो उसको वहाँ से आपको कर लेना है। मेजर ट्रीटीज़ जो है वहाँ आपको कर लेना है। यूएन सेक्रेटरीज़ और इम्पोर्टेंट जितने भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके सेक्रेटेरिएट है, उसके कैपिटल्स एंड ऑल, उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उससे आपको जितने भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम मैं तो सजेस्ट मैं करूँगा आपको कि आप आईआर के लिए आप फॉलो करें पोल साइंस हेल्प का आईआर वाला सेक्शन, स्पेशली जो जो क्रोनोलॉजी वाला जो इवेंट्स वाला है जिसमें वो दिया गया है, वो आप फॉलो करेंगे तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी इसके अलावा आप जो है वो ईडू सीकर को फॉलो कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे मतलब कंसाइज़ मटेरियल है, एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा, है ना? तो आप उसको देख सकते हैं। फिर अगेन हम लोग आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जितने भी मतलब पंचशील एग्रीमेंट से लेके लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, उसके बाद यूएस इंडिया 7 के लिए डील जो हुआ वो, बाकी शिमला एग्रीमेंट, ये सारी क्वाड वगैरह, तो ये सब के डेट्स को देख लेना है ना, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेना है कि क्या इम्पोर्टेंट है और मतलब एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका जो हम देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वेटेज जो 8% दिया गया है, तो ठीक है, इसमें से कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी नहीं भी आते हैं, बट इसके डेट एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए, है ना? इंडियन फॉरेन पॉलिसी में और आईआर का हम लोगों ने ऊपर बात किया, तो आईआर में हमें एक और चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब आप किसी भी स्टेट विजिट को हम लोग देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट अलग-अलग नेशन में हो, राइट?
तो उसका फिर उस जैसे जून साइकिल में ही, हाँ, जून 2025 साइकिल में ही पूछा गया था कि बताइए कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका जो है दौरा कब हुआ था? और उन्होंने केवल ये नहीं पूछा था कि बताइए कौन से ईयर में हो, उन्होंने बाकायदे से उन्होंने मंथ पूछा और डेट पूछा। 11 फरवरी 2025, 12 फरवरी 2025 इस तरीके था, या फिर 22 फरवरी 2025 था, इस तरीके से उन्होंने डेट स्पेसिफिकली पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी मतलब लीडर का जब विजिट होता है तो फिर शायद वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, शायद वो कभी-कभी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना? और स्पेसिफिकली आप अभी जो मेलोडी फेनोमेनन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एनटीए के क्वेश्चन सेटर हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है क्वेश्चन सेट करना, है ना? उन्होंने कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये भी पूछा है कि इटली ब्रदर्स ऑफ इटली, जो कि मतलब इटली जो उनकी पार्टी है दरअसल, जॉर्जिया मेलोनी की ही पार्टी है आई थिंक, है ना? ब्रदर्स ऑफ इटली आई थिंक, क्या उन्हीं की पार्टी है। और उसके बाद में भी इस बार भी शायद क्वेश्चन कुछ पूछा जा सके। इस पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मे बी कि बताइए इटली में इटली की जो क्या पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, है ना? लाइक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह, तो उसमें संख्याएँ कितनी, उसमें लाइक नंबर्स क्या-क्या हैं, तो मे बी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसको एक बार आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। वैसे मैं इस पर वीडियो समय निकाल के मैं इस पर एक एक वीडियो ला दूँगा, है ना? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इम्पोर्टेंट क्या-क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका वेटेज 12 वैसे दिया गया है, मैं लेकिन फिर भी मैं इसको 15 से 18 वेटेज देने का मतलब मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इसका इसका इम्पोर्टेंस है, राइट? एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है। आप जब आप इसको ध्यान देख रहे हो, जब आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर इसको आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो आप इम्पोर्टेंट जितने भी कमिटीज़ हैं आप उसको देख लेंगे, है ना? डेट अगर याद हो रहा है तो सही है, अदरवाइज़ उस इम्पोर्टेंट कमिटीज़ और उस कमिटीज़ के क्या लाइक प्रोविज़न है, एटलीस्ट वो किस पर्पज़ से बनाया गया उसको देख लेंगे। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेंगे, अमेंडमेंट से क्वेश्चन रहते हैं। क्रोनोलॉजी देख लेंगे किसका, पीएम का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, सीजेआई, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जितने भी हायर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लीडर लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबका पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई लाइक अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी जब आपसे पूछा जा सकता है कि चलिए क्रोनोलॉजी बताइए, कुछ ऐसे मतलब हो सके किसी स्टेट के सीएम की क्रोनोलॉजी पूछ देंगे, और ऐसा पूछा भी गया, आई थिंक किसी स्टेट के सीएम का फर्स्ट सीएम पूछ लिया गया है। तो उसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं, राइट? तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट आते हैं, आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे? हाँ, देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो फंडामेंटल राइट को जो आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ऐसा एक इम्पोर्टेंट एरिया है एग्ज़ामिनेशन का, उसमें हर एक, जैसे आप सीयूईटी जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं फॉर द मास्टर्स, उसका पेपर उठा के देख लीजिए। आप लाइक आप इन नेट नेट का जो पेपर होता है, नेट पॉलिटिकल साइंस का, उसका पेपर उठा के देख लीजिए। आप एपी के किसी स्टेट का क्वेश्चन पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए। आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, चाहे वो क्रोनोलॉजी बेस्ड हो, आप मतलब सीक्वेंस सजाने के लिए दे दे, आपको आर्टिकल ऊपर से नीचे आर्टिकल मैच करने के लिए दे दे, मैच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आप इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को। दीज़ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। आप बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है और आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और वो क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने पर थोड़ा क्वेश्चन उठने लगेगा, राइट? तो उसको आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, राइट? तो वो है। बाकी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में। तो यहाँ पर इसकी वेटेज है लगभग 15% है, राइट? और इसमें हम लोग इंडियन प्लानिंग शिफ्ट, अलग अलग कंसेप्ट है, बुल कार्ट कैपिटलिज्म है, संस्कृताइजेशन है, द कांग्रेस सिस्टम, लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से आप ध्यान में आया कि आप हर एक स्टेट का आप एक लाइक स्टेट फॉर्मेशन डेट याद कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछता रहता है ना।
तो आप याद कर लेंगे। इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, मैं शॉर्ट्स में मैं भी मैं उस ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता पाऊँगा, है ना? तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर एंड ऑल, तो ये सब है, अमेंडमेंट्स है, तो इसको आप ध्यान दे लेंगे हैं। बाकी पबाड पे आते हैं, पबाड का यहाँ मैंने मतलब काफ़ी कम ही वेटेज है, वैसे 8% के आसपास है, 8% के आसपास, तो इसको आप देख लेंगे, है ना? बेसिक बेसिक सारे कंसेप्ट्स हैं जो पबाड में होते हैं वही है। बाकी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में आते हैं। देखिए, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में इसका वेटेज है लगभग 12 से 15% है, राइट? आपको ध्यान देना है तो जो आरटीआई वगैरह एक्ट होते हैं, राइट, जो जितने भी मेजर एक्ट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड हैं और पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख लेंगे। जैसे गुड गवर्नेंस डे है, राइट? गुड गवर्नेंस डे लाइक वर्ल्ड बैंक के 1992 रिपोर्ट से सबसे पहले आया, और मतलब गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। तो सब उस चीज़ को आप देख लेंगे, आरटीआई एक्ट को आप एक बार देख लेंगे, राइट? लोकपाल बिल है, लोकायुक्त है, आप उसको देख लेंगे। नीति आयोग, राइट, नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम्स भी है, और स्कीम्स लेटेस्ट जो जो स्कीम्स है, चलिए में भी ये स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है, बट लेटेस्ट और भी स्कीम्स है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए हम लोग लास्ट इस वीडियो के कंक्लूजन में आपको कि आपको एग्जामिनेशन करने समय आपको क्या-क्या ध्यान देना है, किस चीज़ को आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन को कंटिन्यूटी बनाए रखने में काफ़ी मदद देगी, और उस चीज़ को आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है क्या कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएँगे, उसको समझने के लिए आप एक चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं, वो है पीवाईक्यू। आप ज़्यादा दिन का पीवाईक्यू नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 4-5 साल, 2-3-4 4-5 साल का तो देख ही सकते हैं, राइट? 4-5 साल का पीवाईक्यू आप बढ़िया से तरीके से आप देख लीजिए, है ना? एनालाइज़ कर लीजिए, ताकि आपका एक बेसिक रहे कि भाई क्वेश्चन जो आएगा इसी फ्रेमवर्क से आएगा, राइट? वो काफ़ी मतलब अभूतपूर्व, या फिर बहुत सारा ऐसे मतलब रेयर केस होगा जब अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मेजरली ये इसी फ्रेमवर्क से ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक आप वहाँ से गेस कर सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए, राइट? टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ लीजिए। आप पीवाईक्यू इज़ द बेस्ट, राइट? और पीवाईक्यू करने के बाद भी आपके पास समय बच रहा है, तो आप एनटीए के जब आप वेबसाइट पे, आई थिंक उसका एक एप्लीकेशन भी आता है, और उसके एप्लीकेशन के एक टैब में जब आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इस वीडियो इसके लिए मैं कैसे, लाइक उसके एक आइकन में शो होता है टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो वहाँ से आप इसका टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जब आप ये जो एग्ज़ामिनेशन होती है, तो इसमें कौन-कौन सा चीज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि मेबी आप जब क्वेश्चन एनालाइज़ करें तो आप आप ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं उसको रिमाइंड करवाने के लिए मैं कुछ बोल दूँ। जैसे विधानसभा विधानसभा, राज्यसभा का सीट्स ऑफ द स्टेट्स, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये एकदम एक है ना सर्वहारा टॉपिक है, सर्वहारा टाइप का टॉपिक है कि हम मतलब हर एक लाइक हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। जून शिफ्ट हो, दिसंबर वाला हो साइकिल, हर एक साइकिल में पूछा जाता है ना? कि उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में बताइए कि विधानसभा का सीट्स कितना है, लोकसभा का सीट्स कितना है, या राज्यसभा का सीट्स कितना है। ये एकदम परफेक्ट, मतलब ये फिक्स्ड है, आप इसको रट जाइए, आपको एक क्वेश्चन सही होना है, एकदम गारंटेड। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है कि स्टेट पॉलिटिक्स को अब क्या है कि एनटीए जो है वो थोड़ा स्टेट पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए उससे क्वेश्चन पूछती, मतलब वो इस एरिया से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए पूछना। स्पेसिफिकली जब आप साउथ इंडियन के पॉलिटिक्स को देखेंगे, तो वहाँ के पॉलिटिक्स से इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और स्पेशली वहाँ वहाँ पर जितने भी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, आप बिहार को ले लीजिए, आप पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, और साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ उस ले लीजिए, सारे स्टेट्स को ले लीजिए। तो वहाँ के रिसेंट स्टेट पॉलिटिक्स को आप वहाँ के पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत देख लीजिए, और वहाँ के सारे स्टेट्स के फर्स्ट सीएम को देख लीजिए, है ना? ओह माय गॉड! क्या हो रहा है गाइस? उफ़, 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 ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के
सॉरी गाइस, सॉरी, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ के वहाँ वहाँ के फर्स्ट अरे चलो, पेन टैब काम नहीं कर रहा सही से मेरा, एक मिनट। हाँ, तो आप वहाँ के क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइक सीएम को आप वहाँ के देख सकते हैं, हर एक स्टेट के फर्स्ट सीएम के, क्योंकि मतलब एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि फर्स्ट सीएम से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो हर एक सीएम का तो आप क्रोनोलॉजी याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप फर्स्ट सीएम को याद कर सकते हैं। मे बी उससे अगर वो क्रोनोलॉजी पूछे तो आप उससे टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने वाली बात, ध्यान में रखना है, वो है लेटेस्ट स्कीम। आप लेटेस्ट स्कीम को ध्यान रख सकते हैं। रिसेंट अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए, है ना। अब खासकर ब्रिक्स को आप ध्यान में रखिए। ब्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा इधर समिट्स हो रहे हैं इंडिया में, है ना। तो उसको आप ध्यान में रखिए। देखिए, पार्टी फॉर्मेशंस ध्यान में रखिए। पार्टी फॉर्मेशंस की बात करें तो मैं रीजनल और सेंट्रल, मतलब स्टेट और सेंट्रल और रीजनल, लाइक तीनों पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लिस्टेड पार्टी स्पेसिफिकली। तो आप उन सारे पार्टीज़ के जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, और डेट ऑफ फॉर्मेशन ही मतलब यही इंपॉर्टेंट है सिर्फ। तो इसको आप एक बार ध्यान, उसको आप याद कर लेंगे, है ना। डेट ऑफ फॉर्मेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, क्रोनोलॉजी तो नहीं लेकिन डेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ देता है, मैच द फॉलोइंग करके। उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन, मैंने इसको पहले बार भी उस ऊपर भी डिस्कस किया कि स्टेट ऑफ फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं रिसेंट बिल। तो रिसेंट बिल लाइक डिलिमिटेशन बिल 2020 2026, 130 लाइक 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जन विश्वास बिल 2026, ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026। तो जितने भी रिसेंट बिल आए हैं, और कुछ ऐसे बिल रहे हैं जिस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई है ना। तो उस बिल को आप एक बार देख लेंगे, उसके मेजर प्रोविजंस को देख लेंगे कि उसके प्रोविजंस क्या थे, है ना, वो या फिर उस लाइक वो बिल था वो किस लिए था, तो उसको एक बार देख लेंगे। मे बी उससे एक दो क्वेश्चन, अरे भाई एक मिनट, तो उससे लाइक उस वो जो था वो किस लिए था, उसको आप एक बार देख लेंगे। बाकी यहाँ पर आप एक और चीज़ में फिर से मैं उस चीज़ को लास्टली एक बार मैं चीज़ को कहना चाहूँगा कि आप लाइक मेलोडी फेनोमेनन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इसको मजाक उड़ा लीजिए, आप इसको हल्के में ले लीजिए, आप डिस्कस कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर द मेलोडी फेनोमेनन गाइज। मेलोडी फेनोमेनन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए तो नहीं कह सकते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि ये जो मेलोडी फेनोमेनन है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो उसको एक बार आप देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।